नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करना न भूलें, ऑल को सेलेक्ट कर लें ताकि नए वीडियो आपको टाइमली मिलते रहें। हम बात करते हैं निफ्टी इंडेक्स की और निफ्टी के बारे में काफ़ी नए प्रेडिक्शन आ रहे हैं। और तो देखें तो जो निफ्टी जो इंडेक्स है तो हाल ही के दिनों में देखें तो 18,700 के आसपास इसकी क्लोजिंग है। और निफ्टी अगले 12 महीने की बात करें तो अगले 12 महीने में निफ्टी की जो रैली है वो करीबन 20 से 21 हज़ार के आसपास इसका जो एनालिस्ट हैं वो निफ्टी की जो रैली है वो अगले 12 महीने में 21 से 20 हज़ार के आसपास इसकी रैली को बता रहे हैं। और कि आने वाले समय में आने वाले 12 जो महीने हैं वो निफ्टी के लिए काफ़ी अहम रहने वाले हैं। और इसमें इंडियन जो इकोनॉमी है उसमें जो इन्वेस्टमेंट का जो फ्लो है वो बाकी जो वर्ल्ड के जो देश हैं उनकी बजाय इंडियन इकोनॉमी पर जो विश्वास है और जितने भी जो भी डाटा जो निकल करके आ रहे हैं और जो इन्वेस्टमेंट के जो एफआईज हैं उनकी जो इंडियन इकोनॉमी पे जो विश्वास है और इन्वेस्टमेंट के लिए वो उनका काफ़ी वो बुलिश इंडियन इकोनॉमी पर नज़र आ रहे हैं। तो इस लिहाज से देखें तो इंडियन जो इकोनॉमी है और जो सेंसेक्स और निफ्टी है उसके लिए अगले जो 12 महीने हैं वो काफ़ी अहम होने वाले हैं। और इसमें हम देखें तो निफ्टी अपनी ऑल टाइम हाई पर ट्रेंड कर रहा है और सेंसेक्स और दोनों जो मेजर इंडेक्स हैं वो काफ़ी हाई पे हाई लगा रहे हैं। तो अगले जो 12 महीने काफ़ी अहम होने वाले हैं। और इसी इंडेक्स की जो एक बड़ी रैली है वो अगले साल में 2023 का जो वर्ष है वो आने वाला है। तो 2023 के वर्ष में वो सेंसेक्स और निफ्टी की जो रैली है वो काफ़ी बड़ी देखने को मिल सकती है और इसके काफ़ी बड़े अनुमान आ रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले वीडियो की शुरुआत है वो इसी से एक रिपोर्ट से कर लेते हैं और सबसे पहले हम ये रिपोर्ट देख लेते हैं। सबसे पहले एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अगले जो वर्ष 2023 का जो वित्त वर्ष 2023 का भी प्रारंभ होने वाला है तो इसमें अगले जो 12 महीने हैं वो इंडेक्स के लिए काफ़ी अहम होने वाले हैं। और इसमें बहुत सारे जो विश्लेषक जो हैं और वो उनका मानना है कि जो इंडेक्स है वो इन 12 महीनों में 21,400 का जो लेवल है वो दिखा सकता है और ये काफ़ी मुमकिन स्तर है। और अगर निफ्टी इसमें इस 20 से 21 हज़ार के लेवल को टच करता है और यहाँ पर ट्रेंड करता है तो ये निफ्टी है वो किन सेक्टर में तेजी के बल होते हैं वो ये सपोर्ट हासिल करेगा। तो देखें तो इस रिपोर्ट के हवाले से देखें तो एनालिस्टिस्ट का मानना है कि अगली जो इंडेक्स में जो अगली रैली होगी वो बैंकिंग, ऑटो और डिफेंस सेक्टर के आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। कि अगर जो अगले 12 महीने देखें अगले वर्ष में अगर इंडेक्स 21,400 के लेवल को प्राप्त करता है और आगे 18-19 हज़ार को टच कर आगे बढ़ता है तो ये जो देखने वाली बात होगी कि इस दौरान है बैंकिंग, ऑटो और डिफेंस जो सेक्टर्स हैं वो आउट परफॉर्म करते नजर आएंगे। और कई जो विश्लेषक हैं उनका ये भी मानना है कि बैंकिंग और ऑटो जो सेक्टर है, डिफेंस का सेक्टर है, इसमें काफ़ी मजबूती से आगे देखने को मिलेगा। और बात करें कि जो ये जो सर्किल्स की जो रैली चलती है अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उनकी वो सर्किल वाइज उनमें चलती है। तो देखें कि कोई भी जो सेक्टर्स होता है हम एक से लेकर के 6, 7, 8, 10 जो सेक्टर्स मानते हैं तो इकोनॉमी में जो बड़े सेक्टर्स देखें तो ये जो सभी जो सेक्टर्स होते हैं वो यूँ नहीं होता कि कभी सभी सेक्टर एक साथ इनमें बूम चलता है। सभी जो सेक्टर हैं किसी वर्ष से एक सेक्टर चलता है, किसी वर्ष है वो फार्मा का चलता है तो किसी साल वो केमिकल का, कभी फाइनेंस का, कभी एनबीएफसी का, कभी बैंकिंग का, पीएसयू बैंकिंग का और कभी एफएमसीजी का सेक्टर चलता है। तो मार्केट में इन सभी की जो सर्किल है वो चलती रहती है। तो एनालिसिस्ट का ये कहना है कि अगर अगले वर्ष में देखें तो इंडेक्स है वो जब 20 से 21 हज़ार की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे तब बैंकिंग, ऑटो और डिफेंस जो सेक्टर्स है उनमें काफ़ी मजबूती और आउट परफॉर्म करते नजर आएंगे। और इसका एक कारण इन्होंने ये बताया कि बैंकिंग और इसमें पीएसयू जो बैंक है, ऑटो सेक्टर है वो काफ़ी टॉपिक हो सकते हैं। और इसका कारण है कि कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो अभी कम होती देखने को मिल रही हैं और आगे आने वाले समय में भी इसमें काफ़ी कमी होने की गुंजाइश है। तो अगर कच्चा तेल है जो क्रूड ऑयल है वो जब कभी नीचे की स्थिति में होगा तो उस समय टायर इंडस्ट्री है, पेंट है, ऑयल मार्केटिंग के शेयर हैं वो भी अच्छा परफॉर्म करते नजर आएंगे, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। और आगे ये कहा गया है कि जो इंडेक्स है अपने नए रिकॉर्ड पर है वो नए रिकॉर्ड से रिकॉर्ड बना रहा है। और इसका ये कारण है कि घरेलू और जो विदेशी जो इन्वेस्टर्स हैं, संस्था का जो निवेशक हैं वो उनकी दोनों ही की तरफ से वो बड़ी खरीदारी है वो इंडियन इकोनॉमी में लगातार देखने को मिल रही है। और एफआईज की जो बड़ी खरीद करे हैं इसी से वो इंडियन मार्केट है उसको काफ़ी मजबूती मिल रहा है। और सिर्फ पिछले 2 महीने की बात करें तो निफ्टी और घरेलू इंडेक्स है वो घरेलू मैक्रो आंकड़ों और कंपनियों के शेयर अर्निंग ग्रोथ, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के दम पर 10% से ज़्यादा की तेजी हासिल कर चुका है। यानी पिछले 2 महीने की को देखें तो लास्ट जो 2 मंथ्स रहे हैं उसमें जो इंडियन इकोनॉमी के जो घरेलू आंकड़े रहे हैं और जो कंपनियां हैं उनकी जो Q2 रिजल्ट्स रहे हैं वो काफ़ी मजबूत देखने को मिल रहे हैं। और अब इनका जो चौली दामन का साथ देखने को मिल रहा है, कच्चे तेल की कीमतों में भी अब गिरावट देखने को मिल रही है। तो इन 2 महीनों के अंदर इंडेक्स ने 10% से ज़्यादा की तेजी हासिल की है। और
जब ये रैली तब है जब भारतीय बाजार में ये रैली तब देखने को मिल रही है जब दुनिया भर के तमाम बड़े जो बाजार हैं वो एक प्रेशराइज्ड महसूस कर रहे हैं। तो इसमें यह जानकारों का ये भी कहना है कि इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारतीय जो बाजार हैं, इंडियन जो मार्केट है उसमें तेजी है वो काफ़ी टिकाऊपन है, यानी तेजी है वो आगे तक बनी रह सकती है। और तमाम तरह के जो एनालिसिस्ट है उनका मानना है कि अगले 12 महीनों में जो इंडेक्स है अपना जो वर्तमान जो लेवल है उससे 10 से 15% की तेजी है वो दिखा सकते हैं। यानी हम देखें तो निफ्टी अब 1800 800 या 19,000 के लेवल पे चल रहा है। तो आने वाले 12 महीने की बात करें तो इसमें 10 से 15% की गुंजाइश होती है, और अगर 10 से 15% की गुंजाइश होती है तो इंडेक्स है वो 20 से 21 हज़ार की है वो के लेवल पर पहुंच सकते हैं। और हालांकि इस दौरान कई ग्लोबल कारणों की वजह से बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इसका ये है कि कभी बाजार यूँ नहीं है कि एकदम से सीधा ऊपर चला जाएगा। हो सकता है कि जो 12 महीने होंगे इस दौरान है वो बाजार है वो काफ़ी नीचे गिरावट में भी आए, और लेकिन ओवरऑल है वो अगले वर्ष तक इंडेक्स है वो ये लेवल है वो दिखा सकता है। तो इसमें तमाम तरह के जो एनालिसिस्ट हैं उनकी सभी की तरफ से ये आ रहा है कि अगले बार निफ्टी इंडेक्स है वो 10 से 15% का तेजी है वो दिखा सकता है। और अगले जो टारगेट की जो इंडेक्स की बात करें तो 19,000 के टारगेट को इंडेक्स है वो अचीव कर सकता है। और इसकी बड़ी वजह बताई जा रही है कि इंडेक्स में वो काफ़ी एफआईज हैं वो एफआईज की बात करें तो एफआईज जो है वो इंडियन जो इकोनॉमी है उस पर काफ़ी बुलिश है, और उनका जो इंडियन जो इकोनॉमी के तमाम तरह के आंकड़े हैं वो काफ़ी मजबूत फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से निफ्टी है वो 19,000 और उसके बाद 20,000 तक के लेवल है वो दिखा सकता है। तो इसमें बात करें कि सेक्टर्स की बात करें तो वही बात आती है कि अधिकांश जो सेक्टर्स होते हैं जो अभी तक जिन सेक्टर्स में कोविड काल के बाद में अब तक जिन सेक्टर्स में तेजी देखने को नहीं मिली है उन सेक्टर्स में वो काफ़ी ग्रोथ है वो देखने को मिल सकती है। तो इसमें देखें तो सेक्टर्स ऐसे कि निफ्टी है कौन से सेक्टर्स होंगे जिसकी वजह से इंडेक्स है वो इतना आउट परफॉर्म करता नजर आ गया। तो इसमें अधिकांश जो एनालिसिस्ट है उनका मानना है कि जो इंडेक्स में जो ये रैली वो बैंकिंग सेक्टर्स के बिना तो संभव नहीं हो सकती, क्योंकि हम अगर इंडेक्स में वेटेज को देखें तो इंडेक्स निफ्टी जो इंडेक्स है सेंसेक्स का जो वेटेज है उसमें बैंकिंग जो स्टॉक्स हैं उनको अगर नज़रअंदाज करें तो ये रैली संभव नहीं होगी, क्योंकि बैंकिंग जो सेक्टर्स है एनबीएफसीज हैं उनका जो इसमें वेटेज है वो इंडेक्स में काफ़ी अहम रखता है, इसलिए बैंकिंग सेक्टर के बिना ये रैली संभव नहीं हो सकती। दूसरा है कि ऑटो पार्ट्स हैं, ऑटो स्टॉक्स हैं और डिफेंस सेक्टर्स हैं वो काफ़ी इसमें ऊपर करते नजर आएंगे। और कच्चे तेल में जो गिरावट का फायदा है वो टायर पेंट और ऑयल मार्केटिंग के जो स्टॉक्स हैं वो कंपनियां हैं वो भी इसका फायदा उठा सकती हैं। और दूसरे तरह के एनालिसिस्ट है उनका ये भी मानना है कि प्राइवेट और जो इसमें बैंकिंग सेक्टर्स में भी पीएसयू बैंक है वो काफ़ी पीएसयू बैंक का रोल है वो अब काफ़ी अहम होता दिखाई दे सकता है। और इसके अलावा इसमें कैपिटल गुड है, डिफेंस है, ऑटो एंसिलरी के जो स्टॉक्स हैं उसमें काफ़ी परफॉर्म करते नजर आएंगे। तो ये तो रही बात इंडेक्स की सेंसेक्स और इंडेक्स की। और अब मित्रों बात कर लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की। रिलायंस की इंडस्ट्रीज है उस पर भी एक बड़ी न्यूज़ निकल करके आ रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज है हाल के दिनों में है वो काफ़ी एक्विजिशन करता जा रहा है और बड़े गेम चेंजर वाली रणनीति अपना रहा है। तो अभी जो रिलायंस है उसके जो रिटेल जो सेगमेंट का बिजनेस है, रिलायंस जो है उसका जो रिटेल बिजनेस है और उस पर वो काफ़ी हम न्यूज़ निकल कर आ रही है। और रिलायंस के जो रिटेल जो बिजनेस है उसमें काफ़ी अग्रेसिवली रूप से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और रिलायंस की ये बढ़ते हुआ जो कदम है इसने रिटेल के बिजनेस में इसने काफ़ी अहम रोल अदा करने वाला है। तो इस रिलायंस के इस कदम से है जिसमें डीमार्ट है और जो रिटेल सेक्टर में डीमार्ट है उसको काफ़ी वो टक्कर देने की स्थिति में आ रहा है। तो आज रिलायंस पर है वो बड़ी खबर निकल करके ये आ रही है कि रिलायंस है वो एक जो मेट्रो जो स्टोर्स है उसका एक्विजिशन करने जा रहा है। और ये जो एक एक्विजिशन होगा वो लगभग दिसंबर के एंड तक पूरा होने की बात कही जा रही है। और ये रिपोर्ट की अभी तक कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, लेकिन रिपोर्ट के हवाले से ऐसा कहा जा रहा है। तो ये माना जा रहा है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले दिसंबर माह तक ये डील है वो पूरी हो सकती है। और जो मेट्रो जो ब्रांड है उसका एक्विजिशन है वो रिलायंस है वो करने जा रहा है। और इसमें रिपोर्ट का अभी हम पढ़ लेते हैं, इसको रिपोर्ट को देख लेते हैं। तो रिपोर्ट में कहा गया है कि रिलायंस इज सेट टू एक्वायर मेट्रो इंडिया यूनिट से ये डील इन एस्टिमेट एट अराउंड 500 मिलियन। और लगभग जो रिलायंस ये इस जो मेट्रो को अधिकृत करने जा रहा है, एक्वायर करने जा रहा है, और ये डील है लगभग 4,060 करोड़ की होगी। और इसमें इस डील के अंदर इसमें जो मेट्रो जो ब्रांड मेट्रो जो रिटेल्स है उसके कुल 31 होलसेल आउटलेट्स इसमें शामिल होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स होंगे, और इसमें लैंड बैंक होगा। और इसके जो मेट्रो जो है इसके अदर असेस्ट होंगे वो इसी सभी जो असेस्ट हैं वो इस मेट्रो डील में शामिल है। एंड मेट्रो कैश एंड कैरी इन द कंट्री, दिस इज गोइंग टू एड रिलायंस रिटेल इन द कंट्रीज लार्जेस्ट रिटेलर। और ये जो डील होने वाली है और ये जो डील है रिलायंस को रिटेल जो बिजनेस है, रिटेल का जो बिजनेस है उसमें इंडिया का लार्जेस्ट है वो लार्जेस्ट कंपनी के रूप में उभर कर आ सकता है और एक्सपेंड इट्स प्रेजेंस इन द B2B सेगमेंट। और जो बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट है उसमें रिलायंस की इस डील से जो ये जो डील होगी इससे काफ़ी बिजनेस है, रिलायंस का जो बिजनेस है बहुत ही अग्रेसिवली रूप से बढ़ने वाला है। और ये जो रिटेल सेगमेंट में रिटेल के बिजनेस में रिलायंस है वो इंडिया का लार्जेस्ट है वो लार्जेस्ट कंपनी बनने को जा रही है। और इसमें मोटा मोटा हम देख लेते हैं इस न्यूज़ के ऊपर। तो इसमें देखें तो
मेगा एक्विजिशन इसको बताया जा रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज मेगा एक्विजिशन ऑफ जर्मन रिटेलर मेट्रो एजीज कैश एंड कैरी। तो ये जो एक्विजिशन है वो जर्मन बेस्ड जो रिटेल है मेट्रो के जो स्टोर्स हैं उनका एक्विजिशन है वो रिलायंस करने जा रहा है। और ये जो इसका इंडिया में जो जितना भी बिजनेस है और इंडिया में इस मेट्रो के जितने भी एसेट्स हैं और इसकी जो लैंड्स हैं वो सभी इस डील में शामिल होने वाली है, विच इज लाइकली टू फाइनलाइज इन द टाइम ऑफ द ग्रुप्स एंड लेटर ऑफ लेट फाउंडर धीरू भाई अंबानी बर्थडे लेटर दिस मंथ। और अगले दिसंबर के माह में धीरू भाई अंबानी जो रिलायंस के संस्थापक और उसके पूर्वज हैं, तो ये नज़ारा है कि इनकी जो अभी इनके जो बर्थडे आने वाली है दिसंबर माह में, उसमें ही ये डील है वो पूरी कर ली जाएगी। और विल गिव द ऑयल टू टेलीकॉम कॉन्ग्लोमरेट इन द ऑप्शन ऑफ द कवर्ड 31st स्टोर्स इन द मल्टी ब्रांड रिटेल चेन। और रिटेल जो चेन है उसमें जो इसके मेट्रो के जो 31 स्टोर्स हैं वो भी इसमें शामिल होंगे और एंड टेक ऑन द लाइक ऑफ द दलाल डीमार्ट। और इस डील के बाद है इस डील के बाद ये जो 31st जो स्टोर्स मल्टी ब्रांड जो स्टोर्स हैं जो इस मेट्रो की डील में शामिल हैं, तो ये उसके बाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज को है वो डीमार्ट के समकक्ष खड़ा कर देगा और इंडिया की एक लार्जेस्ट रिटेल कंपनी बनकर उभर सामने आएगी। और इसमें जो ओनरशिप बताया गया कि फॉलोइंग द ट्रांजेक्शन द मेजॉरिटी इंडियन ओनरशिप विल क्रिएट ए रेगुलेटरी स्पेस टू इवन कन्वर्ट द ऑपरेशन इनटू B2C एंटिटी। और इस तरह से रिलायंस है वो बिजनेस से कंज्यूमर्स की और B2C बिजनेस की ओर बढ़ेगा। इट विल प्रोवाइड ए बेटर शॉपिंग एंड प्राइस एक्सपीरियंस। और इसके बाद में रिलायंस और डीमार्ट के बदले रिटेल जो सेगमेंट रिटेल का जो बिजनेस होगा उसमें जो काफ़ी कंपटीशन है वो काफ़ी दमदार तरीके से बढ़ने को मिलेगा। और इसमें कस्टमर्स को ये फायदा होगा कि इसमें जो कस्टमर्स को एक बेटर शॉपिंग अनुभव मिलेगा और इसमें जो प्राइस जो होगा प्राइस भी हो प्राइस के लिए काफ़ी कंपटीशन देखने को मिलेगा और इसमें उपभोक्ताओं कंज्यूमर्स हैं उनको काफ़ी फायदा इसमें हो सकता है। बट इट इज ए कॉल दैट हैज टू बी ए टेकन ए सोर्स फेमिलियर विद द ट्रांजेक्शन ऑन टोल टाइम ऑफ इंडिया। तो ये कुल मिलाकर के इस रिपोर्ट में ये कहा गया है। और तो देखें ये एक बड़ी डील है वो बड़ी डील है रिलायंस की तरफ से ये हो जाती है। तो रिलायंस है वो रिटेल बिजनेस में इंडिया का लार्जेस्ट कंपनी बनकर आएगी। और इसमें रिलायंस की तरफ से कहा गया रिलायंस इज सेट टू एक्वायर मेट्रो इंडिया यूनिट इन ए डील एस्टिमेट अराउंड 500 बिलियन, लगभग 4060 करोड़ की ये डील होगी, जिसमें मेट्रो के उसके 31 होलसेल स्टोर्स शामिल होंगे, लैंड शामिल होगी और जितनी भी एसेट इसमें इंडिया की है और वो सभी एसेट इसमें शामिल होने जा रहे हैं। और मित्रों अब बात कर लेते हैं पीवीआर की बात कर लेते हैं। तो पीवीआर जो कंपनी है उस पर भी एक बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। और अब आने वाले दिनों में पीवीआर का जो रेवेन्यू है इसको पीवीआर के जो रेवेन्यू है वो काफ़ी ग्रोसली रूप से बढ़ने वाला है। और इसका जो है कारण होगा ये होगा कि इसमें जो आने वाली 2 से 3 जो मूवीज़ हैं वो ये जो मूवी है वो काफ़ी हिट देखने को मिल रही हैं और इन मूवी की वजह से अवतार इसके रेवेन्यू में काफ़ी ज़बरदस्त इजाफा हो सकता है। और इसमें अवतार 2 है, पठान है और इन 2 से 3 मूवी की बदौलत है इसके पीवीआर का रेवेन्यू है वो काफ़ी बढ़ने की उम्मीद बताई जा रही है। और इसमें पीवीआर के जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अजय सिंह, उन्हें कहा है कि फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें पीवीआर का जो रेवेन्यू है कोरोना से कोविड काल से पहले के लेवल को पार कर जाएगा। यानी इसमें ये पीवीआर के डायरेक्टर ने और चेयरमैन ने मैनेजिंग जो डायरेक्टर हैं मिस्टर अजय सिंह, उन्होंने एक इंटरव्यू में ऐसा कहा कि ये जो फाइनेंशियल ईयर आने वाला है इसमें जो 4 से 5 जो बेहतरीन जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन करने वाले जो मूवीज़ हैं जिसमें अवतार है, पठान है, तो इन मूवीज़ के दम पर और इसमें काफ़ी रेवेन्यू जनरेट करने की स्थिति में रहेगा पीवीआर। और जो अब ये जो रेवेन्यू होगा और ये जो रेवेन्यू है वो कोरोना काल से पहले के जो लेवल है उसको प्राप्त कर लेगा। और देखें तो कि जो इसकी पिछली जो तीसरी तिमाही थे उसमें पहली तिमाही जैसी अच्छी रहने की उम्मीद नहीं बताई जा रही है। लेकिन ये पीवीआर इसमें ये उम्मीद की जा रही है कि जो न्यू जो रिलीज जो मूवी हैं उनमें काफ़ी उन पर काफ़ी देखने को मिल रही है, नई जो मूवी रिलीज हो रही हैं उनसे काफ़ी बेहतरीन उम्मीद लगाई जा रही है। और जो मल्टीप्लेक्स कंपनी है इनका मानना है कि इससे रेवेन्यू में काफ़ी सुधार आएगा और फाइनेंशियल ईयर जो 22-23 की दूसरी जो तिमाही होगी उसमें रेवेन्यू जो ग्रोथ है काफ़ी सुस्त रही है। लेकिन इसमें 2 से 3 जो मूवी हैं वो काफ़ी इसमें बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी चल रही हैं और इन्होंने काफ़ी बड़ा कलेक्शन इस दौरान किया है, जिसमें अवतार 2 है, सर्कस है, पठान है। और इसमें ये जो पीवीआर का जो रेवेन्यू है कोरोना काल से पहले के लेवल को इसमें पार कर सकता है। और तीसरी तिमाही की बात करें तो उसमें बेंगलुरु में एक प्रीमियम फॉर्मेट जिसमें डायरेक्ट ट्रस्ट कट के लॉन्च के दौरान ये बातें उन्होंने कही हैं। और ये मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्री है उसके लिए अच्छे ये नहीं रहे हैं, पीछे के तो काफ़ी अच्छे नहीं रहे, लेकिन आने वाला जो समय है उनके लिए काफ़ी अहम साबित होने वाला है। और इसमें पीवीआर का रेवेन्यू है वो काफ़ी बढ़ने को मिल सकता है और इसके जो रेवेन्यू में जो ग्रोथ देखी जाएगी वो कोरोना काल से जो पहले का जो लेवल है वो उसको प्राप्त कर सकता है। तो ये पीवीआर पर एक बड़ी न्यूज़ निकल करके आ रही है। और मित्रों बात कर लेते हैं एसजेवीएन जो कंपनी है जो पावर जनरेशन का कार्य देखती है। और एसजेवीएन जो गवर्नमेंट होल्डिंग्स की कंपनी है तो इसको महाराष्ट्र जो डिस्कॉम उसकी तरफ से 200 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट है वो इनको मिला है। और ये करीबन ये जो प्रोजेक्ट है वो 1200 करोड़ के आसपास होगा। और इसमें देखें तो जो प्रोजेक्ट है वो लगभग द टेंटिंग कॉस्ट ऑफ द दिस प्रोजेक्ट इज अराउंड 1200 करोड़ के आसपास होगा। और प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेशन
455 मिलियंस यूनिट्स के आसपास ये प्रोजेक्ट होने वाला है। और ये लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट है, जो पीरियड है वो 25 ईयर्स के लिए है। वुड बी एमयूज है इसमें 10,480 एमयूज है। और द कम्युनिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस टन्स ऑफ कार्बन इमिशंस। और ये ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में एक अच्छा कार्य होगा, जो कार्बन जो इमिशंस हैं उनको कम भी करने के कार्य करेगा। तो ये SJVN है, इसको एक काफ़ी बड़ा इसको प्रोजेक्ट जो सोलर प्रोजेक्ट है वो इसको मिला है। तो इसकी बात करें तो SJVN की बात करें तो SJVN की बात करें तो ये एक स्टेट डाउन गवर्नमेंट कंपनी है। और इसने अपने सैटरडे को कहा है कि इनको एक SJVN ग्रीन एनर्जी, जो इनकी SJVN की जो ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में इनकी एक सब्सिडरी है, इनको 200 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट मिला है, जिसकी जो कीमत है वो 1200 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। और ये महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तरफ से इनको मिला है। और कंपनी थ्रोज इट्स हुली ऑन सब्सिडरी, और जो SJVN की जो सब्सिडरी है, जो SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, और इनको 200 के आसपास 200 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट इनको ये मिला है। तो ये इसमें BSC को जो एक BSC को इन्फॉर्मिंग जो दी है उसमें इन्होंने ऐसा इन्होंने कहा है। तो ये एक SJVN जो गवर्नमेंट डाउन एक कंपनी है, और इसके ऊपर ये काफ़ी वो न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो बात करें तो SJVN की बात करें तो इसका जो क्लाइंट्स देखें तो SJVN के जो क्लाइंट्स की बात करें तो इसके जो क्लाइंट्स हैं उनमें यूपी पावर कॉर्पोरेशन है, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन है। और इसी कंपनी की बात करें तो इसमें ये गवर्नमेंट डाउन एक कंपनी है, और स्टेबल रेवेन्यू है इसका। और कि प्रोजेक्ट की बात करें तो इसके काफ़ी 4 प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, 7 प्रोजेक्ट्स हैं वो अंडर सर्वे और इन्वेस्टिगेशन में चल रहे हैं। कुल मिलाकर इसके 11 से 12 जो प्रोजेक्ट हैं वो कंपनी के नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में कार्य कर रहे हैं। और इसके कंपनी के इलेक्ट्रिसिटी प्लांट देखें तो कुल कंपनी के पास आपके पास 4 से 5 प्लांट है, जो लगभग ग्रीन एनर्जी पर हैं। एंड संडे विंड पावर है गुजरात में है, और झाकरी जो सोलर पावर है वो भी गुजरात में है, और इसके दो नाथापा झाकरी जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो हिमाचल प्रदेश में है। तो कुल मिलाकर इसके पहले से वो 4 से 5 प्रोजेक्ट हैं वो काफ़ी पहले से चले हुए हैं। और इसके SJVN के विजन की बात करें तो कंपनी ने अपनी साइट पर ये कहा है, विजन कंपनी ने बता रखा है कि आने वाले 2023 में कंपनी का जो टारगेट है, जो एनर्जी जनरेशन का जो टारगेट रखा है, इसने 5000 मेगावाट का रखा 2023 तक, और 2030 तक का बड़ा टारगेट है 12000 मेगावाट का रखा है। और 2040 तक कंपनी ने 25000 मेगावाट का टारगेट रखा है। और कंपनी के जो प्रमोटर्स की बात करें तो कंपनी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इसकी प्रमोटर्स है। तो देखें तो ये इस पर SJVN पर काफ़ी अच्छी न्यूज़ निकल कर आ रही है, और हम मंडे के दिन इसके ऊपर आप वॉच बना करके रख सकते हैं। और ये तो हुई प्रॉपर स्टॉक की बात मित्रों। अब हम कुछ लेटेस्ट जो न्यूज़ हैं वो आज जो इवनिंग में देखने को मिली है, और आज कुछ मोटी खबरों पे हम ध्यान कर लेते हैं। तो आज की बात करें तो भारत है वो G20 का अध्यक्ष है, वो G20 का प्रेसिडेंट है, वो G20 की अध्यक्षता करेगा। तो उसके लिए सुंदर जो पिचाई हैं, गूगल के CEO जो सुंदर पिचाई है, इनको हाल ही इनको पद्म विभूषण जो अवार्ड दिया गया। तो इन्होंने कहा कि भारत है वो जो G20 की जो अध्यक्षता करेगा वो वैश्विक अर्थव्यवस्था को काफ़ी बढ़ावा देने वाला हो सकता है। तो इन्होंने अपने एक बयान में कहा कि गूगल और अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई ने कहा कि भारत है वो G20 का जो प्रेसिडेंसी का अधिग्रहण जो करने जा रहा है, तो इसमें ये कहा कि इंटरनेट को आगे बढ़ाकर वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करने में अहम सहमति बनाने का अद्भुत अवसर होगा। और इसमें सुंदर पिचाई ने कहा कि खुला, कनेक्टेड, सुरक्षित और सभी के लिए काम करता है। सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका में भारत के जो राजदूत थे रणजीत सिंह संधू ने, और इनको भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सुंदर पिचाई को सम्मानित किया है। और इसी समय और इसने सुंदर पिचाई ने ये कहा था कि इंडियन इकोनॉमी है उसमें काफ़ी पोटेंशियल है, और वो वर्ल्ड के लिए काफ़ी कुछ कर सकती है, और G20 के अध्यक्ष के रूप में वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का कार्य कर सकती है। और सुंदर पिचाई की बात करें तो इन्होंने कल अपने एक ब्लॉग में पोस्ट में भी कहा था कि भारत है वो मेरा एक हिस्सा है, मैं जहाँ भी जाता हूँ इसे अपने साथ ले जाता हूँ। तो ये काफ़ी उनका मार्मिक बयान देखने को मिला था। और उन्होंने ये कहा इंडियन इकोनॉमी पर उनकी कहा है कि जो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, उनका जो डिजिटल जो इंडिया का अभियान है वो निश्चित रूप से काफ़ी उत्प्रेरक वाला है, वो काफ़ी बढ़ावा देता है। और आगे भी गूगल ने काफ़ी परिवर्तनकारी है वो कार्य किए हैं, आगे भी गवर्नमेंट के साथ मिलकर के काफ़ी कार्य करेगा। और डिजिटल सेगमेंट में देखें तो गूगल ने हाल ही में डिजिटल भविष्य में भी $10 अरब का निवेश करने का उन्होंने बताया, और किफायती इंटरनेट एक्सेस करने में सक्षम करने में भारत के नौकरी जरूरतों के लिए उत्पादों के निर्माण में सहयोग करेगा, ऐसा वो सुंदर पिचाई ने कहा है। और अगली न्यूज़ की बात करें तो गवर्नमेंट ने नई जो पनबिजली जो परियोजनाएं होंगी उन पर ISTC जो शुल्क है वो माफ़ कर दिया है। तो इसमें जो पावर जनरेशन वाली कंपनियां हैं, जो पनबिजली की जो परियोजनाएं हैं, जो विंड जो पावर हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। और इनके लिए जो विंड पावर जनरेशन के कार्य करने वाली जो कंपनियां उन पर ISTCS जो शुल्क लगता था उसमें गवर्नमेंट ने वो छूट दे दी है। तो ये काफ़ी है वो इनके लिए पावर जनरेशन का कार्य करने कंपनियों के लिए काफ़ी राहत भरा हो सकता है। और देखें तो ये बताया कि सूत्रों के हवाले से बताया गया सरकार के मार्च 2019 की बात करें तो पनबिजली परियोजनाओं को अक्षय ऊर्जा जो स्रोत घोषित किया गया था, इसमें सौर और पवन जो परियोजनाओं को प्रदान किए गए अंतर्राज्यीय पारेषण शुल्क की छूट को पनबिजली परियोजनाओं तक नहीं बढ़ाया गया था, लेकिन अब इसमें पनबिजली परियोजनाओं को इसमें छूट दे दी गई। और
आगे अगली न्यूज़ पे चलते हैं। तो अगली न्यूज़ की बात करें तो ये है कि जो गैस की जो कीमतें जो गैस है उनकी जो प्राइस है वो तय करने के लिए जो किरीट पारेख की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी, और किरीट पारेख कमेटी ने अपनी सिफारिश है वो कैबिनेट को दे दी है, और कैबिनेट जल्दी इस पर जो सभी पक्ष हैं उनको सुनने के बाद भी इस पर ऑयल और गैस की जो प्राइस है उनको जो गैस है उनकी किरीट पारेख जो समिति है वो अपनी सिफारिश है वो इसको दे दी है। बात कर लेते हैं अडानी पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स की। अडानी पोर्ट्स पर भी एक न्यूज़ है इसमें। अडानी जो पोर्ट्स हैं उसके जो मंथली जो बिजनेस डाटा है वो इसने एक्सचेंज को अपनी इन्फॉर्म में बताया। जो मंथली जो इनका जो बिजनेस हुआ है उसके नवंबर माह के जो डाटा है उसमें एक्सचेंज को इसमें बताया गया। नवंबर कार्गो वॉल्यूम्स ग्रोथ कंटिन्यूस, यानी जो अडानी जो पोर्ट्स के नवंबर माह का जो बिजनेस हुआ इसमें नवंबर 22 में, और इसमें 25% एमएमटी ऑफ टोटल कार्गो हुआ है, और दिस फैक्टर्स ईयर टू ईयर ग्रोथ ऑफ 6% इन कंटेनर वॉल्यूम्स एंड 2% इन ड्रंक बल्क कार्गो। यानी जो कार्गो जो बिजनेस है उसमें इस महीने की बात देखें तो नवंबर माह में 6% की ग्रोथ है वो कार्गो बिजनेस में देखी गई। ड्यूरिंग अगर अप्रैल से नवंबर की बात करें, अप्रैल से नवंबर 22 की बात करें तो इसमें टोटल है वो 228 एमएमटी कार्गो वॉल्यूम्स हुआ है, जो इसमें ईयर टू ईयर देखें तो 9% की ग्रोथ है। तो कुल मिलाकर देखें तो मंडे के लिए आप सोमवार के सेशन के लिए देखें तो आप अडानी पोर्ट्स पर भी आप वॉच बना करके रख सकते हैं। और ये इसमें नवंबर माह में काफ़ी बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। नवंबर में कुल इसके कार्गो जो बिजनेस है उसमें 6% की ग्रोथ है, ईयर टू ईयर इसमें 9% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो मित्रों ये थी आज की महत्वपूर्ण जो न्यूज़ थी वो हमने लगभग कवर कर लिया है। और मित्रों वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक अवश्य जरूर कीजिए, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ऑल को सेलेक्ट जरूर कर ले। और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।